नवीन कायदे हैं, जिनमें से पहला भारतीय न्याय संहिता, जो पहले इंडियन पिनल कोड था। दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था। और तीसरा भारतीय साक्ष्य संहिता, जो कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था। इन तीनों को बदल कर ये 3 नए कायदे लाए गए हैं, जिनको हम लोग नवीन क्रिमिनल लॉज कहते हैं। और हालांकि वैसे तो ये कायदे बहुत बड़े हैं, टोटल अगर तीनों को मिला दें तो हज़ारों पेजेस के हैं, लेकिन आज हम केवल इस बारे में बात करना चाहेंगे कि पब्लिक के लिए, जनरल पर्सन के लिए ये कायदों में क्या है और क्या नया है। क्योंकि आज से हमारे देश में नए कायदे लागू हो चुके हैं, आज सवेरे 12 बजे से। और इन कायदों को लागू करते समय जो आम जनता है, उनके लिए ये क्या बदल हुई है। यहाँ पर लॉयर्स भी मौजूद हैं, जिनको पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ इस कायदे की अमल बजावनी करनी है। उनके लिए भी ये कायदा बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुलिस पाटिल यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि गांव के स्तर पर एक तरीके से कायदा व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर महिलाओं की संगठनाएं, सामाजिक कार्यकर्ताएं मौजूद हैं, जो कि कायदा व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस डिपार्टमेंट का और कानून व्यवस्था का साथ देते हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर स्टूडेंट भी मौजूद हैं, जो कि 16 से 18 एज ग्रुप के हैं, जो कि अलग अलग स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मैं इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ। सबसे पहले इनका जो महत्व है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब ये कानून संसद में पारित हुए थे, तो आप सबने, बहुत लोगों ने उसका स्पीच सुना होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो ये चीज़ है, क्योंकि जो पहले के कानून थे वो ब्रिटिश सरकार ने पारित किए थे। 1860, 1872 में वो कानून पारित किए गए थे। और उसके बाद वही कानून आज़ादी के बाद भी हमारे देश में लागू थे। और कुछ थोड़ी बहुत बदल, उसमें अमेंडमेंट होते रहे, और वो अमेंडमेंट होने के बाद वो कानून हम लोग लागू करते थे। हालांकि जो कानून थे उनमें सभी प्रकार की चीज़ों के प्रावधान थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए गए थे, इसलिए उनको बदलना और नया कानून लेके आना भी एक मुश्किल कार्य था। इसके लिए 2 साल तक पूरे देश के जो पुलिस अधिकारी थे और वकील थे, उनसे 2 साल तक सरकार ने बातचीत की, चर्चा की, कंसल्टेंसी की, पत्र भेजे, और हम सभी ने उन पत्रों का जवाब देकर अपने अपने स्तर पर कुछ सुझाव भेजे। उसी प्रकार से कई अलग अलग समय समय पर कमेटी गठित हुई और उन सभी के सुझाव के ऊपर ये 3 नए कानून बनाए गए। तो इसमें सबसे पहले जो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है, जो पहले के कानून में जो कॉलोनियल माइंडसेट था, जो ब्रिटिश काल से था, उसको ख़त्म करना। और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने इसका नाम, जो अंग्रेजी में था, अब वो हिंदी में उसका नाम दिया है। और उस समय के जो ऐसे कानून थे जो हटाए जाने थे, उन सबको इसमें हटाया गया और नए प्रकार से उसकी परिभाषा की गई। दूसरी बात कि जो भारत का जो संविधान है, उस पर ही निर्भर ये पूरा कानून 3 बनाए गए हैं। और जो पीड़ित होता है, पीड़ित को केंद्र में रखकर ये 3 कानून बनाए गए हैं। इससे पहले के जो कानून थे वो आरोपी को केंद्र में रखते थे।
पीड़ित से ज़्यादा आरोपी के अधिकारों के बारे में बात करते थे। लेकिन ये जो 3 कानून है वो आरोपी को नहीं, पीड़ित को केंद्र में रखते हैं। तो पीड़ित को केंद्र में रखे हुए 3 कानून हैं। और महिलाओं और बच्चों पर ये कानून केंद्रित है। एक अलग से चैप्टर महिला और बच्चों पर दिया गया है। पिछला जो कानून था उसमें जो चैप्टर थे वो थे ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, मतलब शरीर के विरुद्ध गुने, प्रॉपर्टी के विरुद्ध गुने, देश के विरुद्ध गुने। लेकिन महिला और बच्चों के विरुद्ध गुने ऐसा कोई भी उसमें अध्याय नहीं था। लेकिन इसमें महिला और बच्चों के विरुद्ध गुने के लिए अलग से अध्याय दिया गया, ये बताना के लिए कि जो पूरा सिस्टम है वो इस पे ज़्यादा फोकस करे और इस प्रकार के गुने अगर पुलिस स्टेशन में आए तो इस पर ज़्यादा उसमें ध्यान दिया जाए। जैसे बताया कि फाइन बढ़ाए गए हैं। एफआईआर का जो प्रोसेस है वो सिंपल किया गया है। ई एफआईआर का इसमें प्रोसेस लगाया गया है। विक्टिम प्रोटेक्शन के बारे में है 0 एफआईआर और ई एफआईआर। 0 एफआईआर के बारे में बताना चाहता हूँ। 0 एफआईआर आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन पहले 0 एफआईआर शब्द कानून में नहीं था। 0 एफआईआर का मतलब है कि अगर कोई भी पीड़ित है वो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाता है और वो जो घटना स्थल है वो पुलिस स्टेशन के हद में नहीं आता है, फिर भी वो पीड़ित वहाँ पर आया है, खास करके जो 7 साल से ज़्यादा के गुने होते हैं, तो वो पुलिस स्टेशन को वो एफआईआर दाखिल करनी पड़ेगी और फिर उसको जिस भी पुलिस स्टेशन में वो एक्चुअल में वो घटना स्थल आता है उसको वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अभी उसका प्रावधान नए कानून में दिया गया है। जब भी कोई पीड़ित पुलिस स्टेशन में जाएगा, घटना स्थल बताएगा, तो अगर वो घटना स्थल उसके पुलिस स्टेशन में नहीं आएगा तो वो हमारे जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें 0 नंबर का एफआईआर दाखिल करेगा, पूरा माहिती उसमें लिखेगा और फिर उसमें वहाँ पे ट्रांसफ़र करने का एक ऑप्शन है, तो ट्रांसफ़र करेगा। फिर नया जो पुलिस स्टेशन में जाएगा, नया पुलिस स्टेशन उसका तपास करेगा, जो पीड़ित है उसको बुलाएगा, उससे बातचीत करेगा और आगे की कार्रवाई वो करेगा। तो 0 एफआईआर और ई एफआईआर ये जो 2 नई चीज़ें हैं वो नए कानून में लाई गई है। और जो भी पीड़ित है, बहुत बार ऐसा होता है कि पीड़ित का बयान लिया जाता है, फिर पीड़ित जब कोर्ट में जाता है, क्योंकि कोर्ट की साख 3 साल बाद 4 साल बाद होती है, तो वो बहुत बार अपना बयान ही भूल जाता है और बयान अलग दे आता है और इस वजह से जो आरोपी होता है उसको फ़ायदा मिलता है। इसमें कंपलसरी किया गया है कि जो पीड़ित है उसका बयान का ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा और वो ई साक्ष्य ऐप में क्लाउड सर्वर में रहेगा और वो बयान कोर्ट के पास में रहेगा और उसी प्रकार का बयान पीड़ित को कोर्ट में जाके भी देना है। तो ये जो पीड़ित है, पहले तो अगर अपना बयान वो भूल जाता है उसके काम में आएगा। दूसरी चीज़, अगर किसी वजह से, डर की वजह से या पैसे की लालच की वजह से या फिर किसी और रिश्तेदारी की वजह से वो ये सोचता है कि मैं एक बार गुनाह दाखिल करवा लूँ और बाद में कोर्ट में जाके पलट जाऊँ, तो ये बयान उसके सामने रहेगा जो बताएगा कि 3 साल पहले आपने ये बयान दिया था, तो ये उसको पलटने से रोकेगा और अगर फिर भी वो पलटता है तो कोर्ट उस पर कार्रवाई कर सकता है। और साथ में ही अगर पीड़ित को ये लगता है कि भाई मैंने तो बयान दे दिया है ऑडियो विजुअल, फिर भी उसको कोई डरा रहा है, धमका रहा है या पैसे का लालच दे रहा है, तो वो अपना बयान तो पलट नहीं सकता, लेकिन विक्टिम प्रोटेक्शन के अंडर, विटनेस प्रोटेक्शन के अंडर वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उससे मदद जरूर मांग सकता है। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें जो बदलाव किया गया है, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो रिकॉर्ड है इनको नए तरीके से प्रावधान दिया गया है। अभी तक जो पेपर रिकॉर्ड होते थे उनको ही महत्वपूर्ण माना जाता था और साथ में जो डिजिटल रिकॉर्ड है, खास करके जो डिजिटल टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गई है, सीसीटीवी का आपका पुरावा है, आपका मोबाइल फ़ोन का पुरावा है, आपका क्लाउड में जो डेटा स्टोर होता है उसका पुरावा है, जो आपका वाईफाई के लॉग से वो पुरावा है। इसी प्रकार से बहुत सारे पुरावे हैं, जैसे डेटा जो अपना व्हाट्सएप पे डेटा आता है, दूसरे ऐप पे डेटा आता है, इनक्रिप्ट हो जाता है, अलग अलग कोड में बदल जाता है, वो सब डेटा
को कैसे कोर्ट में हाजिर करना है, उन सब के बारे में नए प्रावधान नए कानून में दिए गए। और जो एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, उनको कैसे सही साबित करना है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे एविडेंस है, बहुत सारे लोग अलग अलग कागज, मैंने देखा है कि कब किसी को कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है तो उसका स्क्रीनशॉट लाके दे देते हैं, और वो स्क्रीनशॉट लाके देने के बाद फिर वो चार्जशीट में चला जाता है। बाद में कोर्ट बोलता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट तो कोई भी बना सकता है, घर बैठे बैठे भी बनाया जा सकता है, ऊपर से नाम लिख सकते हैं, मोबाइल लिख सकते हैं, और वैसा के वैसा स्क्रीनशॉट बन जाएगा, एडोब फोटोशॉप से बन जाएगा। तो वो डिजिटल एविडेंस को कैसे कोर्ट में पेश करना है और किस प्रकार से वो सजा लगाने में मदद करेगा, उसके बारे में नए प्रावधान नए कानून में दिए गए हैं। अगर चेन ना पहने क्योंकि इस प्रकार का गुनाह हो सकता है। दूसरा, टेररिस्ट एक्ट, आतंकवादी घटनाओं के बारे में भी इस कलम में डाला गया है। इससे पहले इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता में आतंकवादी घटनाओं के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं था, उसके लिए अलग से कानून था UAPA। लेकिन अभी इसी कानून में आतंकवादी घटनाओं के बारे में सेक्शन डाला गया है और उसमें सजा भी दी गई है। जो राजद्रोह का कलम था उसको बदलकर देशद्रोह का कलम लाया गया है, जिसको हम लोग सेडिशन बोलते हैं, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल कलम है और ब्रिटिश काल से चलता आ रहा है। जो भी लोग सरकार की निंदा करते हैं उनके खिलाफ यह कलम लगाया जाता है, जिसको राजद्रोह का कलम बोला जाता है। उसको बदलकर देशद्रोह का कलम डाला गया और कहा गया है कि ऐसा कोई भी काम जिससे देश की सुरक्षा और अखंडता को नुकसान पहुंचता है, हानि पहुंचती है, उसको देशद्रोह कहा गया है। इसमें आर्म रेबेलियन को बढ़ाना, मान लीजिए अपनी आर्मी बनाना और उस आर्मी के माध्यम से लोगों के साथ मारपीट करना, उसको ही देशद्रोह कहा गया है। या फिर आर्म रेबेलियन के माध्यम से कुछ लोगों को प्रेरित करना कि वो नया देश बना ले, देश से अलग हो जाए, उसको देशद्रोह कहा गया है। इसमें सरकार की निंदा करना, सरकार की पॉलिसीज की निंदा करना, जो राजद्रोह में था वो सब रद्द कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग के बारे में कलम डाला गया है। मॉब लिंचिंग में कहा गया है कि एक से ज़्यादा लोग अगर एक समूह बनाकर किसी का मर्डर कर देते हैं तो उनको भी वही सजा लगेगी जितना जिसने मर्डर किया है उसको लगेगी। मान लीजिए 10 लोग आते हैं, 10 लोग में से 9 लोग खड़े रहते हैं, एक आदमी आके मर्डर कर देता है तो 10 को मर्डर की सजा लगेगी, उसको मॉब लिंचिंग कहा गया। उसके लिए अलग से सेक्शन है, पहले भी था। पहले मर्डर के सेक्शन में अबेटमेंट करके कि इसने उसका साथ दिया करके हम लोग, पुलिस उसमें सबको आरोपी करती थी, लेकिन जब कोर्ट में केस जाता था तो उसको उम्र कैद लगाते थे, उसका साथ देने वाले को 2 साल की सजा, 5 साल की सजा ऐसा लगाते थे। लेकिन इसमें कहा गया है कि मॉब लिंचिंग अगर 10 लोगों ने मिलकर किया है, मारने वाला भले ही एक हो, लेकिन जो 10 लोग उसकी मदद कर रहे हैं सब पे बराबर सजा लगेगी, मर्डर की सजा लगेगी। संयुक्त गुनहगारी को भी इसमें नया एक सेक्शन डाला गया है, जो कि पहले महाराष्ट्र में मोका एक्ट के अंडर में आता है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। लेकिन इसमें अलग से कलम दिया गया है और इसके अंतर्गत संयुक्त गुनहगारी में के कलम हम लोग डायरेक्ट भी लगा सकेंगे। पहले संयुक्त गुनहगारी के कलम लगाने के लिए आदरणीय IG सर का परमिशन, फिर DG ऑफिस का सैंक्शन उसमें लगता है, लेकिन इसमें हम लोग डायरेक्ट उसमें लगा सकेंगे। अगर कोई 2 लोग, कम से कम 2 लोग, 2 या 2 से ज़्यादा गुनहगारी साथ में करते हैं, कम से कम 2 लोग 2 या 2 से ज़्यादा गुनहगारी साथ में करते हैं, तो तीसरा जो गुनाह होगा उसमें उसको संयुक्त गुनहगारी कहा जाएगा। और इसमें संयुक्त गुनहगारी में 2 प्रकार की, एक संयुक्त गुनहगारी, एक पेटी संयुक्त गुनहगारी, छोटे छोटे क्राइम जिसमें गैम्बलिंग, साथ में मिलकर दारू बेचना, साथ में मिलकर गैम्बलिंग करना, ये उसमें आ जाएगा। और बड़े गुनहगारी साथ में मिलकर जबरी चोरी करना, साथ में मिलकर किडनैपिंग करना, साथ में मिलकर मर्डर करना, वो बड़े वाले संयुक्त गुनहगारी में आएगा, तो उसमें अलग अलग सजा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि स्पीडी जस्टिस, टाइमली जस्टिस और स्पीडी जस्टिस, समय पर न्याय मिलना और फास्ट न्याय मिलना। नए कानून में ये कोशिश की गई है कि जो कोर्ट का जो समय रहता है और उससे पहले जो पुलिस का चार्जशीट का समय रहता है वो कम हो जाए,
और कोर्ट की तारीख का समय भी कम हो जाए, कोई भी केस बहुत लंबा ना जाए, उसके लिए अलग अलग इसमें प्रावधान है। जैसे बताया गया कि ऑनलाइन रहेगी, और जो अंडर ट्रायल रहते हैं, जो लोग का केस चल रहा होता है और उन्होंने अगर 1/3 अपना पीरियड है, उनको सजा नहीं लगी, फिर भी केस चल रहा है और उन्होंने मान लीजिए 7 साल की सजा है, तो 2 साल के ऊपर वो 2.5 साल के ऊपर वो जेल में रह चुके हैं, तो उनको बेल देने का भी प्रोविजन इसमें बताया गया है उसमें। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, रिपीट ऑफेंडर है तो बेल नहीं दी जाएगी, लेकिन पहली बार किसी ने गुनाह किया है और उसको जितनी सजा लग सकती है उस गुने में, उससे 1/3 समय वो जेल में रह चुका है, तो उसको इमीडिएटली बेल दे दी जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि कोर्ट को भी जितनी सज़ा लग चुकी है उसको डिफ़ॉल्ट बेल ना मिले। इसलिए मान लीजिए 7 साल की सज़ा है तो कम से कम 2.5 साल में वो केस निपट जाना चाहिए। 10 साल की सज़ा है, 7 साल की सज़ा है तो 2.5 साल से कम में, 10 साल की सज़ा है तो 3-3.5 साल से कम में वो केस निपट जाना चाहिए, ऐसा इसमें टाइमलाइन दिया हुआ है। पुलिस की भी इसमें जवाबदारी और पारदर्शिता बढ़ाई गई है, जैसे कि वीडियोग्राफी करनी है सर्च एंड सीजर में। बहुत बार लोगों की कंप्लेंट रहती है कि पुलिस हमारे घर पे आई और सीजर ज़्यादा किया और दिखाया कम, या फिर या तोड़ फोड़ कर दी, या फिर हमारे घर में से सीजर नहीं किया था लेकिन कागज़ में लिखा हुआ है, ये तो हमारे घर में मिला ही नहीं था, हथियार तो हमारे घर में मिला ही नहीं था। तो उसके लिए पूरा वीडियोग्राफी, रियल टाइम पे वीडियोग्राफी करने का प्रावधान है, तो इसमें उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई गई है। चार्जशीट जाती है, चार्जशीट जाने के बाद सभी आरोपियों को बुलाए जाते हैं, पहली हियरिंग हो जाती है और कोर्ट के लिए ये बाधित किया गया है कि उस पहली हियरिंग के 60 दिन के अंदर अंदर चार्ज फ्रेम कर देना है, और 60 चार्ज फ्रेम होते ही फिर उसका ट्रायल चालू हो जाता है। तो पहली हियरिंग होते ही 60 दिन के अंदर अंदर चार्ज फ्रेम होना। अभी आप देखते होंगे कि 2-2, 3-3 साल तक चार्ज फ्रेम नहीं होता, और चार्ज फ्रेम होने के बाद फिर प्रक्रिया चालू होती है। तो इसमें 60 दिन का टाइम फ्रेम दिया गया है। अधिकारी अगर उसमें अगर आरोपी है तो उसको सरकार का सैंक्शन लगता है, तो 10-10 साल तक भी सैंक्शन नहीं मिलता है, लेकिन इसमें टाइम पीरियड दिया गया कि इतने टाइम पीरियड में सैंक्शन देना ही पड़ेगा, नहीं दिया तो मान लिया जाएगा सैंक्शन दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स आरोपी या फिरियादी को कब तक देने, उसका भी टाइम पीरियड है, उसका टाइम दिया गया कि 7 दिन के अंदर आपको देने हैं, या 14 दिन के अंदर अंदर आपको देने हैं, या 90 दिन के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट देने हैं। और उसी प्रकार से जजमेंट कितने दिनों में अनाउंस करना है, उसके बाद जजमेंट हो गया, उसका अपील कर रहा है तो अपील कितने दिनों में करना है, उसका मर्सी पेटिशन कितने दिनों में देखना है, ये सभी का टाइमलाइन दिया हुआ है। ईमेल के माध्यम से भी तामील हो सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी तामील हो सकते हैं। इसके लिए नए प्रावधान नए कानून में दिए गए हैं। जैसे मैंने बताया कि ई बयान, ई साक्ष्य ऐप पर ई बयान लिया जा सकता है पुलिस के माध्यम से। दूसरा, जो साक्षीदार है, आरोपी है, जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे कि डॉक्टर रहते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स रहते हैं, और जो पीड़ित है, उनका भी ई साक्ष्य ऐप के माध्यम से कोर्ट में साक्ष्य लिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट में खुद से जाए और साक्ष्य दें। जैसे मैंने बताया कि कुछ कुछ ऐसे एविडेंस है जो अभी तक कोर्ट में एडमिसेबल नहीं थे, डिजिटल एविडेंस, जिसमें सर्वर लॉग्स, जैसे कि जब क्लाउड सर्वर में आपने कब लॉगिन किया, वाईफाई में आपने कब लॉगिन किया, कहाँ से लॉगिन किया, ये अभी तक एडमिसेबल नहीं था, उसको एडमिसेबल बनाया है। लोकेशनल एविडेंस, आप जब घटना कर रहे थे तो आपका लोकेशन कहाँ का था, आपका मोबाइल का लोकेशन, जीपीएस लोकेशन, इन सबको अभी एडमिसेबल बनाया गया है, पहले एडमिसेबल नहीं था। वैसे ही डिजिटल वॉइस मैसेज, अगर व्हाट्सएप पे कोई वॉइस मैसेज भेजा है या फिर किसी का कॉल रिकॉर्ड कर लिया आपने बात करते करते, ये सब पहले एडमिसेबल नहीं थे, ये इनको सेकेंडरी बाद में रखा जाता था, मेन एविडेंस नहीं माना जाता था, लेकिन अभी उन सबको एडमिसेबल किया गया है। तो महिला मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाएगा, या फिर अगर पुरुष मजिस्ट्रेट ले रहा है तो महिला मजिस्ट्रेट वहां पर सामने होनी चाहिए। तो ये इसमें नया प्रावधान लाया गया है। और इन नए कानूनों में कुछ नए सेक्शन और ज़्यादा पनिशमेंट, ज़्यादा दंड के भी प्रावधान है। जैसे कि चेन स्नैचिंग, अगर मान लीजिए कोई महिला मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही है
और मोटरसाइकिल पे लोग आते हैं और आके उससे बातचीत नहीं करते, कुछ नहीं करते, पीछे से आते हैं और गले में हाथ डाल के चेन को खींच लेते हैं। तो वैसा कोई भी कलम पहले के कानून में नहीं था, उसको रॉबरी माना जाता था, जबरी चोरी। लेकिन जबरी चोरी का मतलब होता है किसी को डराकर उससे छीनना, और जबरी चोरी का कलम लगता था। कोई लोग जबरी चोरी का कलम लगाते थे, कोई लोग चोरी का कलम लगाते थे। लेकिन अब स्नैचिंग का कोई कलम नहीं था, लेकिन अभी स्नैचिंग का नया कलम इसमें लाया गया है और इस कलम के अंदर अब नए उसमें गुने दाखिल होंगे। जैसे कि 302 की जगह मर्डर की जगह अभी 103 है। डॉरी डेथ, अगर कोई महिला के विवाह होता है, विवाह में दहेज मांगने के ऊपर से उसकी मृत्यु हो जाती है, 304 ब को अभी कलम 80 दे दिया है। चोरी का जो कलम था 379 अभी 303 हो गया है। रेप का जो कलम था 376 अभी 64 हो गया है। चीटिंग 420 से लेके अभी 318 हो गया है। डोमेस्टिक वायलेंस 498 जो था वो भी कलम 85 हो गया है। कॉन्स्पिरेसी का जो 120 ब कलम था अभी 61 हो गया है। तो इस प्रकार से नए कलम इसमें लाए गए हैं। तो ये अभी इसमें एक NCRB का एक संकलन ऐप है, आप सभी लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऐप है। और उसमें पुराना जो कलम था अगर उसको आप टाइप करते हैं और उसके लिए जो नया कलम है वो उसमें लिखा हुआ आ जाता है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन रहता है, आपको पुराना कलम ध्यान है, उसके लिए नया कलम कौन सा ये ध्यान नहीं है, तो आप पुराना कलम टाइप करेंगे, उसकी जगह पे जो नया कलम है वो उसमें आ जाएगा। और ये तीनों ही कानून कलम के साथ साथ में उसमें दिए गए हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो लगता था या फिर दोनों लगता था। इसमें एक नई सजा लाई गई है जिसमें कहा गया कम्युनिटी सर्विस, जो बाहर के देशों में रहती है कि समाज में कुछ सेवा करनी है, शायद जो ओल्ड एज होम है वहाँ पर जाकर उनको 3 महीना सेवा करनी है। इस प्रकार से अलग अलग जगह पे जाकर कम्युनिटी सर्विस का नया पनिशमेंट इन नए कानून में लेके आए हैं। और जो फाइन लगाया जाता था पहले के, जो ब्रिटिश काल से फाइन लगाए गए थे, उसमें फाइन में ऐसा रहता था 200 रुपये फाइन, 500 रुपये फाइन, 100 रुपये फाइन। मतलब जितना नुकसान आरोपी करता था उससे कम फाइन उसको लगता था, इसलिए फाइन का अमाउंट इन नए कानूनों में बढ़ाया गया है। और जो पनिशमेंट है कुछ कुछ सेक्शन में, जैसे कि रेप में 18 साल से कम के लड़की का रेप, रोड एक्सीडेंट में, बहुत सारे सेक्शनों में जो पनिशमेंट है, कारावास का समय, वो बढ़ाया गया है। जो सेक्शन 69 है उसमें बताया गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स प्रॉमिस, जो पहले रेप में आता था, अगर कोई किसी के साथ में विवाह का, लग्न करने का झूठा प्रॉमिस करता है और लग्न करने के प्रॉमिस पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो पहले वो रेप की डेफिनेशन में आता था और बाद में जाकर वो कोर्ट में जाकर के ये रेप नहीं है करके वो आरोपी छूट जाता था, क्योंकि रेप में वैसा कहीं लिखा नहीं है। उसके लिए नया कलम 69 लाया गया है, जिसके अंतर्गत अगर लग्न का प्रॉमिस करके, फॉल्स प्रॉमिस करके अगर कोई शारीरिक संबंध बनाता है तो उसमें इसको पनिशमेंट है 10 साल तक का, उसमें सजा है। और गैंग रेप में कलम 70 में डेथ पेनल्टी की सजा इसमें लगाई गई है, जो पहले नहीं थी। और साथ में जैसे मैंने बताया कि जो कार्य करने की पद्धति है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, उसमें टेक्नोलॉजी को हर जगह पर लाया गया है। तपास करते समय ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग करना है बयान का। जो घटनास्थल है तो घटनास्थल का भी पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग करना है। बहुत बार आपने देखा होगा, जो लोग कोर्ट में गए होंगे, जो केस रहता है उसमें जो डिफेंस के वकील रहते हैं वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो घटनास्थल हुआ है, जो बयान लिए गए वो पुलिस स्टेशन में ही बनाए गए हैं और ये एक्चुअल में घटनास्थल पे कोई गया नहीं था। लेकिन अभी इसमें ये मैंडेटरी किया गया है कि घटनास्थल का आपको उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। जो पंच हैं,
वो भी वहाँ पर मौजूद होने चाहिए, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरा उसमें होना चाहिए। और ये जो ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग करना है वो ई साक्ष्य ऐप में करना है, अपने किसी भी दूसरे पेन ड्राइव में डालकर नहीं करना है, उनके ऐप में करना है। जो ऐप का जो डेटा है वो अपना क्लाउड सर्वर में रहेगा और वो क्लाउड सर्वर से वो डेटा सीधा कोर्ट को भी दिखाई देगा। बहुत बार हमारे देश में ऐसा रहता है कि लोग साक्ष्य देने से डरते हैं, और साक्ष्य देने से इसलिए डरते हैं कि उनको लगता है कि एक बार साक्ष्य दे दी, एक बार बयान दे दिया किसी गुने में, तो फिर बार बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। और बहुत बार जो साक्षीदार हैं वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद उनको पता चलता है कि जो डिफेंस का वकील है वो नहीं आया है, फिर उनको वापस जाना पड़ता है। फिर कभी उनको लगता है कि जज के पास में बहुत सारे ज़्यादा केसेस थे, आज के दिन में एडजस्ट नहीं हो पाया, फिर वापस जाना पड़ता है। ऐसे परेशानी रहता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नया ऐप चालू किया गया है जिसको ई साक्ष्य बोलते हैं। तो ई साक्ष्य ऐप में जो साक्षीदार है वो अपना साक्ष्य ऑनलाइन माध्यम से दे सकता है। उसी प्रकार से तपास भी ऑनलाइन माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग के, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से तपास के भी प्रावधान नए कानून में दिए गए हैं।